नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 1 साल तक फिटनेस फीस न बढ़ाने का अहम फैसला किया है। और अब इस फैसले से जनता पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कुछ कम होगा और परिवहन क्षेत्र को स्थिरता मिलेगी। वहीं टैक्सी मैक्सी संघ अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने सीएम के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत है। धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि आपने जो हमारे उत्तराखंड में जितनी वाहन है 15 साल पुराने, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसी नई लागू की है, जिसमें 15 साल पुरानी गाड़ियों का फिटनेस फीस में वृद्धि की गई है, आपने इससे हम लोगों को छूट दी है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में मैक्सिमम गरीब लोग हैं जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ चलाते हैं, और उन लोगों के आपसे बड़ी आशा थी कि आप इस प्रकार का भी अच्छा निर्णय करें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बराबर आपसे मांग चलती आ रही कि यहाँ पे उत्तराखंड में फिटनेस जो गाड़ियाँ जब तक एटीएस सेंटर पूरे लागू न हो तब तक आरटीओ कार्यालय में हो, तो तब तक के लिए आप ये भी करवा दें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी एक आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज से सियासी चर्चा छेड़ दी है। बता दें कि हरीश रावत ने कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि उन्हें उनके क्षेत्र का बूथ अध्यक्ष बनाया जाए और उनके भाई को भी पैतृक गांव में जिम्मेदारी दी जाए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस रावत को किनारे कर रही है, इसलिए उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा है। और इस आज हमारे पार्टी के सामने एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। श्री गोदियाल जी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तो इस चुनौती के समय में हम सबको अपने अपने तरीके से उनको ऑफर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तो आज भी पार्टी के सबसे शीर्ष बॉडी का सदस्य हूँ जो है, तो ऐसा नहीं। मगर हमारा दायित्व है कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिस पार्टी के बल पर पहुँचे हैं, उसको ग्रासरूट लेवल पर हम मजबूत करें, और उसके लिए मैंने अपनी सेवाएं ऑफर की हैं। और मैंने तो आज अध्यक्ष जी से फिर कहा है, आग्रह किया, पुनः आग्रह किया है कि अध्यक्ष जी एक आध हफ्ता हम सबसे कह दो कि बूथ पर चलो। और यदि सब नेता एक बार बूथ पर चले गए तो इससे बूथ पर जो है हमारी संख्या इतनी है कि हम राज्य के आधे के करीब बूथों को एकदम से इनर्जाइज कर देंगे। यदि हम बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, लोगों से मिलें, बात करें, तो ये है। और मैंने तो अपने भाई को भी कह दिया है, मैंने कल ही निर्देश दिए हैं उनको। मैंने कहा भाई एक बार जो है हमारे गांव घर के जो 2-3 गांव हैं, वहाँ के हर परिवार से पे बात जाओ और लोगों से कहो कि भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे लायक कोई काम है, और कहीं कोई नाराजगी है तो जो है बता दीजिए, हम ताकि उसको दूर करें। तो ये देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ, कांग्रेस में नियुक्तियां हुई, तो वहीं कहीं ना कहीं हरीश रावत जी को लगता है कि उनकी अनदेखी की गई है। और ऐसे में उनका ये कहना कि भैया मुझे बूथ अध्यक्ष के तौर पर ही जिम्मेवारी दे दो मेरे बूथ पे, तो ये उनकी कम से कम राजनीति के प्रति कर्मठता और उनका जो जुनून है राजनीति को लेके उसे प्रदर्शित करता है। लेकिन कांग्रेस में अब उनकी जगह नहीं है, उन्हें ये समझ जाना चाहिए। और अगर सम्मान की राजनीति के माध्यम से वो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की थोड़ी सी भी सेवा करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। उन्हें यह समझना होगा कि अब कांग्रेस में उनके अपमान के और उनकी अनदेखी के दिन शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में प्रकोष्ठों और मोर्चों की नई कार्यकारिणी को लेकर संगठनात्मक हलचलें तेज हो गई हैं।
तो वहीं इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने संकेत दिए हैं कि इस बार उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से निष्ठा, मेहनत और पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और इसको लेकर संगठन का लक्ष्य है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाने वाले योग्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी जाएं। हो गया, शुरू करो। देखिए, ये जो हमारे प्रकोष्ठों के मोर्चों की सबकी कार्यकारिणी अभी घोषित होनी बाकी रह गई, उसकी घोषणा जल्दी होने वाली है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि जो हमारे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर इन कार्यकारिणी में उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली पार्टी है। और इसमें जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो जुझारू रहते हैं और पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, देश के प्रति समर्पित रहते हैं। तो उन सब चीजों का आकलन करने के बाद ही इन सारी कार्यकारिणी में उनको लिया जाएगा। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीव और मानव संघर्ष अब भयावह रूप लेता नजर आ रहा है। आए दिन जंगली जानवरों के हमले लोगों की जान ले रहे हैं, तो वहीं इन हमलों को लेकर वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके चलते कांग्रेस की ओर से देहरादून के वन मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में घेराव भी किया गया। इसको लेकर बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हिंसा को बढ़ावा देते हुए बंदूक लहराकर इस प्रदेश में युवाओं को हिंसा की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये फिर एक बार कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा फिर से सामने आया है। जिस प्रकार से गणेश गोदियाल, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड देवभूमि में रह रहे हैं, इस चीज को वो भूल चुके हैं। वो उत्तराखंड जहां पर चारों धाम का वास है, वो उत्तराखंड जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पर इस तरीके से अराजकता फैलाने वाला जो वो कार्य कर रहे हैं, वो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि उनकी मानसिक जो हालत है वो पूरी तरीके से कितनी घृणित हालत है कि उत्तराखंड देवभूमि के माहौल के साथ इस तरीके के खिलवाड़ करने वाली कुकृत्य करते वो नजर आ रहे हैं। अभी हाल में ही वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये हमारा उत्तराखंड राज्य है और वहां पर देखिए जिस तरीके से एक वो होता है कि धरना प्रदर्शन करना, ये सब चीजें करना, मुख्यालय वगैरह का घेराव करना, वो एक अलग बात है, वो एक जनता का अधिकार है और जनता उसको यूज करती है। लेकिन जिस प्रकार से उस धरना प्रदर्शन में आप तमंचे लहरा रहे हैं, चाहे वो नकली हो चाहे वो असली हो, वो अराजकता फैलाने वाला कार्य करने वाले कार्य में शामिल किया जाता है उन्हें। तो इस प्रकार का घृणित अपराध करना उनके लिए सही चीज नहीं है। उनको अपने मानसिक रोगी के रूप में उनको देखा जाएगा। और एक बार मैं उनको ये कहूंगी कि जाके किसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना जांच कराएं, अपना इलाज कराएं कि इस प्रकार से अराजकता फैलाने वाला कार्य जिससे वो दोबारा ना करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरदा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरीश रावत बीजेपी में आए, उनको आजाद कॉलोनी का बूथ अध्यक्ष बना देता हूं क्योंकि वो उनकी पसंदीदा जगह है। देखो, उनका पसंदीदा क्षेत्र वो है जहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको मुल्ला हरीश रावत भी कहा गया, पहले भी आपने देखा है। और मैंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आज मुस्लिम लीग कांग्रेस बन चुकी है, तो जो उनका पसंदीदा क्षेत्र है आज़ाद कॉलोनी, जहाँ पर मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कुछ बूथ है मेरे पास। बूथ के हमारे कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम से काफ़ी दिक्कत होती है हमको तय करने में। तो हरीश रावत जी के लिए सबसे मुफीद जगह वो रहेगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही मुसलमानों में काम करने का है। तो मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनको कोई मुस्लिम बूथ थमा देता हूँ जहाँ पर वो थोड़ा काम करेगा, तो भाजपा का काम भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। देहरादून के राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान परिसर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एलिम्को के माध्यम से आयोजित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और इस दौरान कार्यक्रम में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की CSR निधि से 169 दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिलें वितरित की गई। इस कड़ी में गणेश जोशी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए निरंतर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लक्ष्य है उनके जीवन को अधिक सुलभ, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाना है।
सरकार की एडीबी योजना है, उसके अंतर्गत भारतीय कृत्रिम निर्माण निगम के सहयोग से आज जनपद देहरादून में 169 दिव्यांगजनों को बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिल रही है। इसकी भारत सरकार में कीमत 60,000 रुपये है, जो इनको यहाँ पर निःशुल्क वितरित की जा रही है। भारत सरकार की एडीबी योजना है, इसके अंतर्गत पहले लाभार्थियों का चयन होता है, परीक्षण होता है, फिर एक शिविर लगा के ट्राईसाइकिल या अन्य सहायक उपकरण बैसाखी, व्हीलचेयर, छड़ी, चश्मा, दांत आदि वितरित किया जाता है। ये सुविधा सब भारत सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिमालयी महिला सम्मेलन में भारत नेपाल हिमालय लोक परिषद ने संस्कृति और पारंपरिक विरासत पर जोर दिया और नेपाली लोक कलाकार इब्जल संज्याल ने भाषा, लोक कला और संगीत को संस्कृति का जीवन स्वर बताते हुए इसे साझा आत्मा का मंच कहा। तो वहीं तिब्बती संसद के पूर्व डिप्टी स्पीकर आचार्य येशी फुंडसोक ने कहा कि हिमालय सीमा नहीं बल्कि भारत तिब्बत की आध्यात्मिक विरासत की कड़ी है। आज का कार्यक्रम तो अंतर्राष्ट्रीय महिला के विशेषकर पर्यावरण पर चिंता और पर्यावरण के संरक्षण और संस्कृति और परंपरा के विषय को लेकर यहाँ आयोजन किया है। हिमालयन परिवार और हिमालयन पिपरंज और सदर नंचर का परिषद करके 3 संस्थाओं ने आयोजन किया है और मुझे विशेष करके दिल्ली से बुलाया। मैं इसलिए आया हूँ इस कार्यक्रम के लिए। ये लगातार होना चाहिए ताकि लोगों को जागरूकता मिलेगा। कार्यक्रम जितना होगा उतना लोगों को शिक्षा मिलेगा, लोगों को जानने का अवसर मिलेगा और लोग उसके एक सभी जो सुने हैं वो सब तो एक ख्यान में नहीं कर पाएंगे, लेकिन परंतु कुछ न कुछ तो उसमें परिवर्तन होगा और उसी को प्रयोग में भी होगा। तो इसलिए ये होना चाहिए और होते रहना चाहिए। देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को। उन्होंने अभी मैं उनका पढ़ रहा था कि उन्होंने सभी जो भी दस्तावेज बने उन सबकी जांच की आदेश कर दिया है और मैं इस बात को केवल आज से नहीं, मैं 93 से इस बात को उठाते आ रहा हूँ कि उत्तराखंड को एक टारगेट बनाकर, एक निशाना बनाकर यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि चाहे वो छोटे छोटे प्लांटों को लेना हो, कई दस्तावेज फर्जी दस्तावेजों को बनाना हो और जिस प्रकार की घटना भी घटी है उजाला नगर में भी, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर जो घट रही हैं, निश्चित रूप से इन पर जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इनको रोका जा सकता है। हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड की ओर से संचालित रैम प्रहार सैन्य अभ्यास ने आज पूरे क्षेत्र में रोचक माहौल बना दिया, जिसको लेकर विशेष यूनिटों ने अलग अलग मोर्चों पर आधुनिक युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन किया, जबकि सैन्य कमांडर खुद मौके पर मौजूद रहकर इसकी बारीकियां साझा करते दिखे। तो वहीं अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों का लाइव डेमो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र डोभाल के निर्देश पर एएसपी जितेंद्र चौधरी ने बहादुराबाद थाना का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सफाई, भवन की स्थिति और अभिलेखों की जांच कर रिकॉर्ड समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए। साथ ही कुर्की वारंटों के त्वरित निस्तारण, लापता हिस्ट्री शीटरों की तलाश और सीसीटीएनएस एंट्री पर जोर दिया। वहीं महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर उत्तराखंड पुलिस ऐप के प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए। बहादुराबाद का मेरे द्वारा जो है निरीक्षण किया गया, जिसमें खाने के अंदर जो भी साज सामग्री होती है, खाने की स्थिति के बारे में, खाने की जनशक्ति के बारे में और थाने में जो भी क्राइम रजिस्टर हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स के बारे में उनको निरीक्षण करके चेक किया जाता है। अल्मोड़ा के डाबरा गांव में प्राथमिक स्कूल के पास झाड़ियों से 161 जेलेटिन स्टिक मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और बीडीएस टीम पहुंची और विस्फोटक की पुष्टि की। इतनी बड़ी मात्रा में स्कूल के पास सामग्री मिलना संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 टीमें जांच में लगाई हैं। आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। हरिद्वार से बड़ी खबर, कोतवाली ज्वालापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर ऑपरेशन काल नेमी के तहत छापा मारा गया। धर्म की आड़ में धोखाधड़ी करने वाले 15 फर्जी बाबा हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल तंत्र मंत्र जादू टोने का दिखावा कर लोगों के साथ ठगी ये कर रहे थे। धर्म की आड़ में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे और ऐसे 15 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली ज्वालापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना दिखाकर लोगों को गुमराह करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले 15 फर्जी बाबा काबू किए गए हैं। सेक्टर 2 पुल जटवाड़ा क्षेत्र से सभी को पकड़ा गया। धारा 172 बीएनएस के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धर्मनगरी को कालनेमियों का अड्डा नहीं बनने देंगे, पुलिस ने कहा है। हरिद्वार आज देश भर में चर्चा का केंद्र बन रहा है, जहां वेस्टर्न कमांड की ओर से चल रहे रैम प्रहार सैन्य प्रशिक्षण ने पूरे इलाके में हलचल मचाई, जिसको लेकर सेना की विशेष यूनिट अलग अलग इलाकों में मोर्चा संभाले नजर आई और इस अभ्यास ने आधुनिक युद्ध तैयारियों की झलक पेश की। तो वहीं पर्वतीय और शहरी दोनों तरह के इलाकों में सेना की टुकड़ियां रणनीतिक तरीके से अभ्यास करती नजर आई हैं। इस दौरान जमीनी और हवाई मोर्चों को साथ मिलाकर एकीकृत युद्ध रणनीति का प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर सेना के अभ्यास स्थल पर मौजूद सैन्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां जितने भी उपकरण और मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं वो पूरी तरह स्वदेशी हैं। इन सभी को सेना की अपनी वर्कशॉप में तैयार किया गया है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एआई, जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी जो हम हासिल कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा दुश्मन भी वो टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में शामिल कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि किस तरीके से दुश्मन जब इस टेक्नोलॉजी को शामिल करेगा तो हम किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। पर एआई आने से हमारे सिस्टम्स में बहुत सहूलियत हुई है। डिसीजन मेकिंग से लेकर के सर्विलेंस रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आप कहिए कि फोर्स मल्टीप्लायर है, कैटलिस्ट है और इससे हमारी जो लड़ने की काबिलियत है उसमें इजाफा हुआ है। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिला है। जी हां, और ये पूरी तस्वीरें आज मीडिया के कैमरों में कैद हो गई हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जो ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर श्यामपुर कांगड़ी में भारतीय सेना के द्वारा लगाया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे एक सैनिक अपने जीवन में जो बॉर्डर पर संघर्ष करता है, उसके साथ साथ जहां अभ्यास रत्न वो लोग होते हैं, जहां अभ्यास करती है सैन्य अकादमी, वो कितना संघर्ष भरा उनका जीवन रहता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी ट्रेनिंग कैंप में है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं किस प्रकार जो भारतीय सेना के टैंकर हैं वो किस प्रकार से जो दुश्मन है उस पर गोले दागते हैं। साथ ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी ट्रेनिंग लगातार दी जा रही है और बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इस प्रकार से संघर्ष करती है। देश भर के तमाम बॉर्डरों पर तैनात ये सैनिक देशवासियों की रक्षा में स्वयं अपने आप को रक्षा के लिए तैयार रखते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि भारत इस वक्त नया भारत एक अध्याय लिख चुका है, जो अध्याय बता रहा है कि दुनिया में किस प्रकार एक अलग पहचान भारतीय सेना की बन चुकी है। भारतीय सेना से इस वक्त कोई भी अगर मुल्क टकराने का प्रयास किया जाएगा तो ये देश के जवान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय सेना उसे मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देगी। अभी हाल ही में आपने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। ये लगातार यहाँ पर सैन्य अकादमी के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है और ये बताने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं हर्ष सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। मसूरी में अनाधिकृत रूप से टैक्सी स्कूटी संचालन और नो पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।
इसी अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नगर पालिका के सहयोग से व्यापक चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते ऑपरेशन शुरू होते ही शहर के प्रमुख इलाकों में टैक्सी स्कूटी संचालकों में खलबली मच गई। तो वहीं इस अभियान का नेतृत्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत ने किया। ये ड्राइव ऐसे व्हीकल्स और ऐसे रेंट अ कैब जो लोग ऐसी सर्विसेज चलाते हैं इस क्षेत्र में, उनके खिलाफ है। अगर उन्होंने अपने व्हीकल्स के प्रॉपर पेपर्स अगर उनके पूरे नहीं हैं, या अगर ऐसी गाड़ियां अगर नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई हैं, या वो ऐसी जगह से संचालित कर रहे हैं जहां पर उनका लाइसेंस नहीं है या उनका लाइसेंस वैध है, इस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं उसके खिलाफ हम लोग अभियान चला रहे हैं। और अभी तक 40 से अधिक चालान हो चुके हैं, 15 से अधिक व्हीकल सीज हो चुके हैं और हम लोग ये कार्रवाई अभी जारी है। जब भी लाइसेंस दिया जाता है तो उस समय पार्किंग प्लेस आइडेंटिफाई होते हैं। अभी ये ऐसा देखा जा रहा है कि पार्किंग प्लेस जो आइडेंटिफाइड हैं पहले, जहाँ के लिए लाइसेंस दिए गए थे, उससे इतर वाहन खड़े हैं। इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये समस्या का निराकरण हो सके। ये इंश्योर कर रहे हैं, यहाँ आने का ये भी मकसद है कि जो लाइसेंसेज हैं उनके साथ में जो भी उन्होंने उनके लिए जो रूल अप्लाई होते हैं, जैसा आपने बताया, शौचालय भी होना चाहिए, एक रिसेप्शन भी होना चाहिए, पार्किंग प्लेस प्रॉपर होना चाहिए और वाहन उसी पार्किंग प्लेस में खड़े हों जहाँ के लिए उनको लाइसेंस दिया गया है। यही सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोगों की टीम है। उधर खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां घंडियाल गांव में वन विभाग के पिंजरे में गुलदार पकड़ा गया है। 4 दिन पहले घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला किया था और हमले में महिला को गर्दन और सिर पर काफी गहरी चोटें आई थी। तो इस गुलदार को वन विभाग के पिंजरे में काबू कर लिया गया है। दरांती से वार कर महिला ने बचाई थी अपनी जान। पकड़े गए गुलदार को रेंज ऑफिस ले जाने की तैयारी है। फिलहाल गांव में राहत है, लोगों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग की टीम मौके पर है मौजूद। ग्रामीणों ने वन विभाग को धन्यवाद भी दिया है इस सफलता के लिए। खबर रुड़की से, जहां हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। ओवरलोड ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और बाल बाल बची ड्राइवर की जान। भारी ओवरलोडिंग से बढ़ रहा दुर्घटनाओं का खतरा। ओवरलोडिंग पर कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग बोले, कड़ी निगरानी और कार्रवाई भी जरूरी है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दरअसल ट्रॉली काफी ज्यादा ओवरलोडेड थी, क्षमता से ज्यादा सामान भरा हुआ था और यही ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। उधर रुड़की में खेड़ी शिकोहपुर जंगल में पेड़ से लटका मिला छात्र का शव और इलाके में इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। घटना स्थल से सुराग जुटाने में जांच टीमें जुटी हुई हैं। सूचना से परिजनों में भी कोहराम मच गया है। सुबह कॉलेज निकला, वापस नहीं लौटा, परिजनों का कहना है। मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच जारी है। हैरान और डरा देने वाली घटना पेश आई है रुड़की में, जहां आपको बता दें कि पेड़ से लटका मिला छात्र का शव। हरिद्वार में बाइक लूटकांड का खुलासा हुआ है। थाना बहादुराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लूटकांड मामले में बड़ा खुलासा। करीब 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर एक आरोपी को दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटी गई बाइक बरामद हो गई है। लूट की वारदात में 4 बदमाश शामिल थे, 3 फरार हैं और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम दबिश में जुटी हुई है। तो देखिए, कड़ी जद्दोजहद के बाद 300 के करीब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ा गया और चोरी की बाइक भी पकड़ ली गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।